मेरठ के एक पॉश इलाके में रात को 11:30 बजे के आसपास एक अधेड़ व्यक्ति मोबाइल से एक लड़की से बातचीत कर रहा था। पहले तो यह बातचीत नॉर्मल हो रही थी, पर जैसे जैसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता गया, लड़की और वह अधेड़ आदमी रोमांस भरी बातों में डूबते गए। एक समय ऐसा भी आया कि लड़की ने अधेड़ व्यक्ति को उससे उसके कपड़े उतारने के लिए कहा और वह आदमी इसके लिए तुरंत तैयार हो गया। लड़की और उस आदमी ने अपने कपड़े उतार दिए और मोबाइल के थ्रू ही, वीडियो कॉलिंग के थ्रू प्यार की बातें शुरू हो गई। यह सिलसिला थोड़ी ही देर चला, इतनी ही देर में मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया। इससे पहले वह अधेड़ आदमी कुछ समझ पाता, मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया और उसमें एक मैसेज आया। जैसे ही उसने उस मैसेज को खोला, उसमें एक वीडियो थी और वीडियो से पहले एक मैसेज था कि इस वीडियो को खोलिए। उसने तुरंत उस वीडियो पर क्लिक किया। जैसे ही वो वीडियो उसको खुला, उसके देखते ही उसके हाव भाव बदल गए, क्योंकि उस वीडियो में जो थोड़ी देर पहले जिस लड़की से बातें हुई थी, वो ही सब चीज़ें, उस आदमी की वो ही सारी हरकतें और उस लड़की से जो बातें हुई थी वो सब रिकॉर्ड थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, इतनी ही देर में एक और मैसेज आया और उसमें लिखा था कि तुम्हारी इज्जत की कीमत 1 लाख रुपए। यदि तुमने 1 लाख रुपया नहीं दिया तो ये मैसेज, ये वीडियो तुम्हारे परिवार के माँ, बेटी, बहन, रिश्तेदारों को सबको बांट दिया जाएगा। वो आदमी बहुत प्रेशर में आ गया था। वो आदमी एक बड़ी सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ही एकदम से क्या हो गया। उसने तुरंत बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे 1 लाख रुपए अपने अकाउंट से पेटीएम के थ्रू उस नंबर पर भेज दिए। पर यह सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ जो लोग थे वो तो ब्लैकमेलिंग ही करना चाहते थे और वो उसका शिकार हो चुका था। उन्होंने 3 दिन बाद फिर मैसेज भेजा और दोबारा से पैसों की मांग की। वो आदमी दोबारा से पैसे भेज देता है। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा और वो आदमी 8 से 10 लाख रुपए अब तक दे चुका था। परंतु उसकी समझ में इतना तो आ गया था, क्योंकि ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला रुकने वाला नहीं है, इसलिए उसने अपने आप को मजबूत किया और एक कठोर कदम उठाया। उसने इस पूरी घटना को पुलिस को बताने का निश्चय किया और मेरठ की सिविल लाइन थाने में उसने जाकर के अपनी पूरी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इसके साथ ही मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। उस अधेड़ व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि जिस लड़की से बात हो रही थी उसका नाम मुस्कान था और वो 3-4 नंबरों से, कभी किसी नंबर से कभी किसी नंबर से उससे बात करती थी। और सबसे पहले उनकी जो बात हुई थी वो व्हाट्सएप से शुरू हुई थी और बाद में फेसबुक के मैसेंजर के थ्रू भी उनकी बातचीत होने लगी थी। एक दिन लड़की के द्वारा वीडियो कॉल के लिए कहा जाता है और जब वो वीडियो कॉल कर रहा होता है और उसके बाद ही वो लड़की वीडियो बना लेती है और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। पुलिस ने सबसे पहले उन 3 नंबरों की डिटेल निकलवाई। उस डिटेल में पुलिस तो पहले ही समझ चुकी थी कि ये नंबर तीनों फर्जी निकलेंगे और हुआ भी ऐसा ही। जब उनकी डिटेल निकल कर सामने आई तो नंबर किसी और नाम से थे और उनको चला कोई और रहा था। चलाने वालों को तो ये भी नहीं पता था कि उनके नंबरों का इस्तेमाल कोई और कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने उस फ़ोन से पिछले 8 दिनों में, उन नंबरों से पिछले 7-8 दिनों में किन किन लोगों से बात हुई है, उन्होंने उसकी डिटेल निकाली। उस डिटेल में ज़्यादातर जिन लोगों से बात हुई वो लोग भी कहीं ना कहीं इस धोखाधड़ी का शिकार हुए थे। और एक सबसे अजीब बात ये थी कि मेरठ शहर के ही कुछ बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े पूंजीपति थे, वो लोग भी इसका शिकार हो गए थे, परंतु अपनी इज्जत बचाने के लिए वो पुलिस के सामने नहीं आए। इसके साथ ही नोएडा के एक बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन और दिल्ली के एक बड़े पूंजीपति इस तरह के स्कैम का शिकार हो चुके थे। पुलिस इतना तो समझ चुकी थी कि ये मामला बहुत बड़ा है और इसमें कोई एक लड़की या कोई एक लड़का शामिल नहीं है। इसमें बड़े गैंग के किसी के तार जुड़े हुए हैं। पुलिस ने इसमें तफ्तीश शुरू की। पुलिस के पास तफ्तीश के लिए सबसे पहले जो एक क्लू था वो पेटीएम, जिस पेटीएम पर पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। जब जानकारी की गई तो पता चला कि ये पेटीएम का जो अकाउंट है ये हरियाणा के मेवात का है। पुलिस हरियाणा के मेवात में पहुंचती है और वहाँ उस बैंक से सारी डिटेल लेती है
जिससे पेटीएम के थ्रू अकाउंटों में पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे। पेटीएम से 3 अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे। इसमें हनीफ, रफ़ीक और जुनैद 3 लोग थे जिनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे। ये तीनों अकाउंट जो थे ये राजस्थान के रामगढ़ के थे, जो कि अलवर ज़िले में आता है। ये एक ऐसा एरिया था जहाँ के जो बच्चे थे वो बहुत शिक्षित नहीं थे, वो 8वीं 10वीं तक पढ़े होते थे और इनके परिवार जो थे इनकी जो पहली पीढ़ियाँ थी उनका काम ही चोरी डकैती था। अब ये बच्चे जो टेक्नोलॉजी से थोड़ा परिचित हो गए थे, इन्होंने इस तरह के वीडियो चैटिंग के थ्रू लोगों को फंसा करके पैसा कमाने का जरिया बन गए थे। इसके बाद जब पुलिस ने राजस्थान के अलवर में दबिश डाली तो पुलिस को राजस्थान से केवल धूल हाथ लगी, वो धूल फाँक कर ही राजस्थान से वापस आ गई, क्योंकि पहले से ही इनकी जानकारी किसी मुखबिर ने लीक कर दी थी, जिसके कारण ये लोग पहले से ही वहाँ से भाग गए थे। पुलिस समझ चुकी थी कि इस खेल में ये केवल ये लोग शामिल नहीं हैं, इस खेल में वहाँ के पुलिस थाने और मुखबिर भी शामिल हैं, जो किसी दूसरे शहर की या दूसरे स्टेट की पुलिस आने पर पहले ही इन लोगों को इत्तला कर देते थे। इसके लिए क्राइम ब्रांच ने एक पूरी केस स्टडी तैयार की और इसमें सबसे पहले उन्होंने दोबारा दबिश की तैयारी की। और दोबारा दबिश के लिए ना तो वहाँ की पुलिस थाने को बताया जाता है, केवल वहाँ के क्राइम ब्रांच को इस बारे में संपर्क किया जाता है। क्राइम ब्रांच ने ये जानकारी पुलिस थाने को नहीं दी और अब की बार जो दबिश डाली गई उसमें पुलिस ने एक वहीं की पुरानी जीप ली और अपना हुलिया वहीं के लोगों के जैसा किया, कपड़े वैसे पहने, बातचीत का ढंग भी वही रखा और एक मुखबिर को पकड़ा जो वहाँ की एक फेमस नाई की दुकान थी, उससे उस मुखबिर को अरेस्ट किया। मुखबिर पर जब सख्ताई से पूछताछ की गई, मुखबिर ने हनीफ का नाम बताया। उसने बताया कि हनीफ, रफ़ीक, जुनैद ये 3 लोग हैं जो इस पूरे मामले की देखरेख करते हैं और पैसा जो है अकाउंटों में इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं। पुलिस को हनीफ का नंबर मिला। पुलिस ने हनीफ की लोकेशन के आधार पर उसे एक बैंक के बाहर से गिरफ्तार किया। वो उस दिन बैंक से पैसा निकालने आया था। हनीफ से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने ऐसी ऐसी बातें बताई जिसको जानकर पुलिस भी हैरसक्ते में आ गई। उसने बताया कि जो हमारा जो गिरोह है, सबसे पहले यह ऐसे आदमियों को टारगेट करता है जो उम्र में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो आसानी से लड़कियों का शिकार हो जाते हैं। और इसमें सबसे पहले किसी भी आदमी की वो फेसबुक से उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा की जाती है, उसके बाद फिर उस पर वीडियो कॉल की जाती है और वीडियो कॉल से ही उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाती है। उसने एक और चौंकाने वाली बात बताई, वो ये थी कि अब तक जितने भी उन्होंने ग्राहक फंसाए हैं इस तरह के, उसमें जो वीडियो कॉल पे जो लड़की दिखाई देती है वो असली लड़की नहीं होती, वो पहले से ही रिकॉर्डिंग करी एक वीडियो होती है और एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से उस व्यक्ति की सारी हाव भाव, उस कमरे के उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड की जाती है, जिसका बाद में वीडियो बना करके उसे भेजा जाता है। पुलिस अब समझ चुकी थी, क्योंकि ये गिरोह कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं था। उसने बताया कि राजस्थान में हर गली मोहल्ले में इस तरह के लोग बैठे हैं जो इस काम को कर रहे हैं। इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि पहले जो हम लोग थे क्रेडिट कार्ड से पैसे ठगने का काम करते थे, परंतु उस काम में पैसा बहुत कम था। कभी कभी ऐसे डिटेल हमारे हाथ लगती थी कि व्यक्ति के अकाउंट में कुछ पैसा नहीं होता था। इसीलिए हमने ये वीडियो कॉलिंग के थ्रू अश्लील चैट का काम शुरू किया। अंग्रेजी में इसे सेक्सटॉर्शन बोलते हैं। पुलिस को अब उन 2 लोगों की तलाश थी, परंतु जैसे ही पुलिस ने उसको अरेस्ट किया वो लोग और चौकन्ने हो गए और उन्होंने अपनी जगह बदल दी। पुलिस को अब भी उन 2 लोगों की तलाश है, परंतु पुलिस अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये एक बहुत बड़ा खेल है। इस तरह की घटनाएं एक नहीं, दर्जनों नहीं, हज़ारों घटनाएं पूरे इंडिया में, मेरठ में, यूपी में, दिल्ली में मिल जाएंगी आपको, क्योंकि इस तरह की घटनाओं में जो लोग हैं वो बहुत शातिर लोग होते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बुजुर्ग लोगों को फंसाते हैं। इसलिए इसमें ज़रूरी है कि ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसी कॉल से दूर रहें जो अनजान हों, ऐसी लड़कियों के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें जो जिससे आज तक आप ना मिले हों, और थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और यदि इस सब चीज़ का शिकार भी हो गए हैं, इस स्कैम का शिकार भी हो गए हैं, तो भी पुलिस के पास जाएं, क्योंकि पुलिस ही उनको रोक सकती है। क्योंकि ब्लैकमेलिंग का जरिया एक बार यदि शुरू होता है तो फिर ये रुकता नहीं है, ये बढ़ता ही जाता है। सचेत रहिए, सतर्क रहिए। आज की कहानी में इतना ही। नमस्कार।